नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में आज डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग खत्म करने का ऐलान करने वाले हैं। वो जंग से भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ईरान से सीज़ फायर के लिए समझौते की भी ज़रूरत नहीं है। ईरान ने अमेरिका की कमज़ोर नस दबा दी है। उसने चेतावनी दी है कि अब वो अमेरिका की कंपनियों पर भी हमला करेगा। मिडल ईस्ट में जहां भी अमेरिका का हित होगा, वहीं ईरान की मिसाइलें गिरेंगी। ईरान की चेतावनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए हैं। वो पहले जंग जीतने और ईरान के तेल के कुओं पर कब्जे की बात कह रहे थे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दो ट्रंप स्ट्रेट बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ईरान जंग से ही भागने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप कुछ देर बाद अमेरिकी जनता को संबोधित करने वाले हैं और संकेत ये मिल रहे हैं कि ईरान के सामने ट्रंप करेंगे सरेंडर। वो एक तरफा सीज़ फायर का ऐलान कर सकते हैं। वैसे भी जिस तरह से ट्रंप अपने बयान से बार बार पलटी मार रहे हैं, उसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी भी चिंता में दिख रहे हैं। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पूर्वी एशिया में बढ़ा तनाव। अमेरिका की राह पर चीन किया बड़ा दावा। कहा, जापान के पास 5500 परमाणु हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम। जंग छिड़ने के आसार। रूस के हमले से बैकफुट पर आया यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने की सीज़ फायर की अपील। धीरे धीरे यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है रूस। बांग्लादेश में लंबे समय तक सत्ता कब्जाने का मोहम्मद यूनुस ने बनाया था प्लान। 2029 तक चुनाव टालने की रची गई थी साजिश। यूनुस के करीबी ने ही खोल दी पोल। और चलते चलते में देखेंगे धरती पर कैसे आया जीवन। 30 करोड़ किलोमीटर दूर से मिला बड़ा संकेत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ईरान जंग का दिखने लगा असर। नाटो से जल्दी बाहर निकलेगा अमेरिका। अमेरिका के बाहर निकलते ही खत्म हो जाएगा नाटो। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत गोर का बड़ा बयान। कहा, भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहद अहम मानते हैं ट्रंप। इस बैठक में विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी रहे मौजूद। 1 जुलाई से बंद हो रही अमेरिका और कनाडा की ऐतिहासिक बॉर्डर रोड। अमेरिकी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उठाया ये कदम। अधिकारियों का दावा, सीमा पर अवैध प्रवासन और ड्रग तस्करी के चलते लिया गया फैसला। इजरायली बस्तियों ने वेस्ट बैंक के ताइसिर गांव पर शुरू किए हमले। इजरायली सैनिकों ने CNN के कर्मचारियों को लिया हिरासत में। उन पर भी किया गया था हमला। तो मिडिल ईस्ट में 1 महीने से जारी ये जंग अब अंत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसके संकेत दे रहे हैं। वो कैसे भी ईरान जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। पहले तक तो उनके ईरान के साथ बातचीत के दावों से ही इस तरह के कयास थे, लेकिन अब ट्रंप ने खुद ही मीडिया के सामने कबूल कर लिया है कि मुझे बस ईरान से निकलना है और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे। हमारे ईरान से बाहर आते ही तेल और गैस की कीमतें धड़ाम से गिर जाएंगी। ईरान में युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की भी जरूरत नहीं है। अमेरिकी सेना 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगी। ट्रंप की जंग से बाहर निकलने की ये बौखलाहट बता रही है कि ईरान के पलटवार से उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत, फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह हो जाने से अमेरिका की सैन्य शक्ति तो कमजोर पड़ती नजर आ ही रही है। वहीं ट्रंप की अमेरिका में लोकप्रियता भी तेजी से घट रही है। प्यू रिसर्च के ताज़ा सर्वे के मुताबिक लगभग 10 में से 6 यानी 61% अमेरिकी ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप के रवैया से असहमत है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय समय अनुसार 2 अप्रैल की सुबह देश को संबोधित करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर एक महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि क्या ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करने वाले हैं या ईरान में अपने अभियान में कोई बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। लेकिन मौजूदा हालात में ये तय माना जा रहा है कि ट्रंप अपने संबोधन में सीज़ फायर की घोषणा कर सकते हैं। इस जंग को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि मैं कोई टाइमलाइन तय नहीं करना चाहता, लेकिन फिनिश लाइन नजर आ रही है। लेकिन ईरान के लिए अमेरिका पर भरोसा करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि पहले ही अमेरिका 2 बार उसे धोखा दे चुका है। बातचीत की आड़ में उस पर 2 बार हमला किया गया और इस बार भी भले ही ट्रंप बातें युद्ध विराम की कह रहे हों, लेकिन अमेरिकी सेना की कार्रवाई कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विमानवाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश 31 मई को तैनात कर दिया गया है। इसे 3 डिस्ट्रॉयर जहाज़ों के साथ मध्य पूर्व भेजा जाना है। इस करियर स्ट्राइक ग्रुप में 6000 से ज्यादा नौसैनिक शामिल हैं। 82वीं एयरबर्न डिवीजन के हजारों सैनिक भी मध्य पूर्व में पहुंचने शुरू हो गए हैं। करीब 2500 मरीन सैनिकों को लेकर जा रहा अमेरिकी नौसेना का एक जहाज हाल ही में मिडिल ईस्ट पहुंचा है।
यानी अमेरिका अब भी इस क्षेत्र में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, जो ट्रंप के दावों के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी साफ कर दिया है कि ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध खत्म करने को तैयार है, बशर्ते उसकी मांग पूरी हो। हमारी मांग वही है कि हमें भविष्य में इस तरह के हमलों के खिलाफ गारंटी चाहिए। हमें अमेरिका और इजरायल की आक्रामकता रोकने के लिए मजबूत गारंटी चाहिए। दरअसल अमेरिका ने जो 15 सूत्रीय युद्ध विराम का प्रस्ताव पहले पेश किया था, उसके बाद ईरान ने भी अपनी शर्तें रखी थी, जिसमें प्रमुख तौर पर ईरान के अधिकारों की मान्यता, युद्ध के लिए मुआवजा और भविष्य में हमलों के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिलने की बात कही गई थी। और ईरान आज भी अपनी इन शर्तों पर कायम है। हालांकि उसकी तरफ से जंग के मैदान में भी दुश्मन को करारा जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इजरायल के तल अवीव में मिसाइलें दागी। वहीं IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 18 कंपनियों पर हमले की चेतावनी दे दी है। उसने कहा कि ईरान में होने वाली हर मौत के जवाब में इन कंपनियों को 1 अप्रैल को स्थानीय समयों रात 8 बजे से अपने संबंधित ठिकानों के विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए। इन कंपनियों में सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, पेलेंटियर, एनविडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला, जी-स्पायर सॉल्यूशन, G42 और बोइंग भी शामिल हैं। दरअसल दावा ये किया गया है कि ये कंपनियां ईरान के खिलाफ आतंकवादी योजना में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ऐसे में अब वो ईरानी सेना के निशाने पर आ गई हैं, जिसके बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसका व्यापक असर दिखाई देगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका की सेना तेहरान के किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार है। लेकिन अब इस जंग में अमेरिका और इजरायल के लिए केवल ईरान ही चुनौती नहीं रहा, बल्कि यमन के हूती विद्रोही भी लगातार हमले कर रहे हैं। हुतीयों का कहना है कि हमने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर चलाए गए एक अभियान में दक्षिणी इजरायल में संवेदनशील लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। लेबनान, ईरान, इराक और फलस्तीन पर आक्रामकता, अपराध और हमले हमें केवल और ज्यादा सैन्य तनाव की तरफ धकेलेंगी। मौजूदा वक्त में सबकी नजरें अब ट्रंप पर टिकी हुई हैं कि क्या वो जंग खत्म करने की घोषणा करने वाले हैं, क्या ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर करने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव की। तो नाक से की जाने वाली आवाज, पश्चिम एशिया में पहले से ही जंग छिड़ी हुई है और इस बीच पूर्वी एशिया में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इस क्षेत्र में ताइवान पर कब्जे के लिए चीन जंग का एक और मोर्चा खोल सकता है। लेकिन अब टकराव के हालात तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीन और ताइवान के बीच नहीं, बल्कि इस बार मैदान में चीन और जापान आमने सामने हैं। अब जानते हैं कि ताइवान और जापान के संबंधों में बढ़ती नज़दीकियों को लेकर पहले से ही चीन नाराज है। उसने बीते दिन ही चेतावनी भी दी है कि ताइवान का मुद्दा चीन की मूल हितों के केंद्र में है, जो एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। और अब चीन ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चीन अमेरिका की राह पर निकल गया है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार PLA डेली ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जापान के पास इतना प्लूटोनियम है कि वो 5500 परमाणु हथियार बना सकता है। 2024 के अंत तक जापान के पास 44.4 टन प्लूटोनियम जमा था। जापान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीक भी है। अगर जापान अपने 3 गैर परमाणु सिद्धांत यानी ना हथियार रखना, ना बनाना और ना ही अपने यहाँ आने देना इससे हटता है, तो वो बहुत जल्दी परमाणु हथियार वाला देश बन सकता है। वो अब लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और हमलावर क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है, और इस जंग को शुरू करने के पीछे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मुख्य वजह बताया गया था। ऐसे में अब चीन की तरफ से ये दावा करना कि जापान के पास भी बहुत जल्दी परमाणु बम हो सकता है, ये उसकी मंशा पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि जापान के PM साने ताकाइची ने जिस तरह ताइवान के समर्थन में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सैन्य रूप से शामिल हो सकता है, उसके बाद से ही चीन मौके की तलाश में है। उसने जापान पर बयान वापस लेने का दबाव बनाया, यहाँ तक धमकी दी कि इससे जंग भी भड़क सकती है। लेकिन जापान नहीं झुका, बल्कि वो अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाने में जुट गया, जिसके तहत उसने चीन के पास के अपने दक्षिण पश्चिमी इलाके में लंबी दूरी की टाइप 12 मिसाइलें तैनात की हैं। लेकिन इसने चीन के गुस्से को और भड़का दिया। चीन का आरोप है कि जापान धीरे धीरे अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। वो नागरिक तकनीक के नाम पर सैन्य तकनीक तैयार कर रहा है। जापान ने 2025 में एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम के लिए करीब 109.6 मिलियन का बजट रखा, जो 2022 के मुकाबले 18 गुना ज्यादा है। इसका मकसद नागरिक तकनीक को सैन्य इस्तेमाल में बदलना है,
साथ ही जापान सरकार निजी कंपनियों को भी डिफेंस रिसर्च में शामिल करने के लिए बढ़ावा दे रही है। जापान अपने शांति आधारित संविधान से दूर जा रहा है और ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। चीन ने चेतावनी दी है कि जापान की ये गतिविधियां द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के मिलिट्राइजेशन जैसी लगती है और इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे में क्षेत्र में एक बड़े टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो पिछले 4 साल से जारी इस जंग के अब भी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे, जबकि मौजूदा हालात में यूक्रेन बुरी तरह फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। उसे अब तक इस जंग में अमेरिका की तरफ से जो समर्थन मिल रहा था, अब वो भी नहीं मिल रहा, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से सीज फायर की अपील की जा रही है। और अब सीज फायर को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता में जारी गतिरोध के बीच मैं अमेरिकी मध्यस्थों से रूस को ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम का अपना प्रस्ताव देने का अनुरोध करूंगा, जिससे देश की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रुक जाएंगे। दरअसल 1 अप्रैल को ऑनलाइन वार्ता होगी, जिसमें अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। इस बैठक में रूस के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता, जो ईरान जंग के चलते रुक गई थी, वो दोबारा शुरू होगी और मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। इसे लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ होने वाली ऑनलाइन वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका को निश्चित रूप से ये प्रस्ताव देंगे। ज़ेलेंस्की ने इस बैठक से पहले कहा कि मैं उनसे ये बात रूसी पक्ष तक पहुंचाने के लिए जरूर कहूंगा। हम ईस्टर की छुट्टियों के लिए युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। हम किसी भी समझौते के लिए तैयार हैं, सिवाय उन समझौतों के जो हमारी गरिमा और संप्रभुता से जुड़े हों। बता दें कि इससे पहले रूस की तरफ से बयान जारी किया गया था, जिसमें क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ज़ेलेंस्की के ऊर्जा युद्ध विराम के पहले के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की के बयानों से हमने ईस्टर युद्ध विराम के लिए कोई साफ पहल नहीं देखी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम दोहराते हैं, ज़ेलेंस्की को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उचित फैसला लेना चाहिए ताकि हम शांति हासिल कर सकें, न कि युद्ध विराम। हालांकि इस बीच भी हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन ने बीते दिन रूस के उस्तुलुगा बंदरगाह पर दोबारा ड्रोन से हमला किया। देखा जाए तो पिछले 10 दिनों में इस बंदरगाह पर यूक्रेन ने 5वीं बार हमला किया है। ताज़ा हमले में बंदरगाह का लोडिंग टर्मिनल निशाना बनाया गया। इससे रूस के कच्चे तेल के निर्यात में मुश्किलें पैदा हो गई हैं। गौरतलब है कि जिस तरह से ईरान जंग की वजह से हार्मोन स्ट्रेट बंद हो गया है, ऐसे में रूस का तेल निर्यात बाजार की कीमतों को बढ़ने से रोकने में बड़ी मदद कर रहा है। लेकिन तेल ठिकानों और टैंकरों पर यूक्रेन के लगातार हमलों ने रूस के तेल निर्यात को प्रभावित किया है, जिसका असर दुनिया भर में देखने को मिल सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में हाल के दिनों में सियासी हलचल तेज हो गई है। छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आए आसिफ महमूद शोजे भुइया ने अब एक ऐसा दावा किया है जिसने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आसिफ महमूद को बांग्लादेश के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का करीबी माना जाता है। वो साल 2024 में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के परिजनों को दिए गए आरक्षण के खिलाफ जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसका एक प्रमुख चेहरा रहे। आसिफ महमूद बांग्लादेश की यूनुस की अंतरिम सरकार में युवा और खेल मंत्रालय के सलाहकार बने और अब उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटाने के बाद डीप स्टेट यूनुस को कम से कम 2029 तक सत्ता में बनाए रखने की पूरी साजिश रच रहा था। जब हम सरकार में थे, शुरुआती दिनों में हमें शक्तिशाली संस्थाओं से प्रस्ताव मिले जिन्हें आमतौर पर डीप स्टेट कहा जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम शेख हसीना के बचे हुए कार्यकाल जो 2029 तक है उसे पूरा करें और इसके बदले वे हमें पूरा समर्थन देंगे। भुइया ने आगे बताया कि इन लोगों की कुछ खास मांगें भी थीं, जिनमें कुछ क्षेत्रों में उनके हितों को आगे बढ़ाना शामिल था। उन्होंने कहा कि एक पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया था। उनका तर्क था कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेताओं के खिलाफ पहले से सज़ा है और अगर ये सज़ा बरकरार रहती है तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन मामलों को कोर्ट में लंबा खींचा जा सकता है। आप जानते हैं कि ये कैसे होता है, बार बार सुनवाई की तारीख डालकर। उन्होंने ये भी कहा कि तारिक रहमान खुद भी दोषी ठहराए जा चुके हैं और अगर उनकी सज़ा बनी रहती तो चुनाव होने के बावजूद वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। आसिफ महमूद ने यह भी दावा किया कि सत्ता में बने रहने की पूरी रणनीति तैयार की गई थी, लेकिन जनता के दबाव और यूनुस सरकार की असफलता के चलते चुनाव कराने पड़े। ऐसे में भुइया का ये दावा अगर सही साबित होता है तो ये सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का मामला नहीं रह जाएगा, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष की तस्वीर सामने लाएगा। अब देखना ये होगा कि इन खुलासों के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं।
क्या इस मामले की गहराई से जांच होती है या इन्हें सिर्फ राजनीतिक बयान मारकर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? लेकिन एक बात तो तय है कि इसका असर बांग्लादेश के साथ साथ कई और देशों पर भी देखने को मिलेगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे अंतरिक्ष में मिले जीवन के सुराग की। तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि हम इंसान, जानवर और पेड़ पौधे असल में आसमान से आए पत्थरों की देन हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच हो सकता है। जापान के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज की है। उन्होंने अंतरिक्ष में तैरते एक बहुत बड़े पत्थर की जांच की है, जिसे एस्टेरॉयड या हिंदी में शूद्र ग्रह कहते हैं। इस पत्थर का नाम एस्टेरॉयड रघु है। इस एस्टेरॉयड की धूल और कंकड़ में वैज्ञानिकों को वो सब कुछ मिल गया है जिससे हमारी रगों में दौड़ने वाला डीएनए बनता है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो जैसे कोई घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और पानी चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही नया जीवन पनपने के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वैज्ञानिकों को इस एस्टेरॉयड में जीवन बनाने वाले वो सभी 5 तत्व मिल गए हैं, जिससे ये पुरानी बात और पक्की हो गई है कि करोड़ों साल पहले जब ऐसे एस्टेरॉयड हमारी धरती से आकर टकराए होंगे, तभी यहाँ जिंदगी के बीज बोए गए होंगे। इससे पहले अमेरिका की एजेंसी नासा को भी एक दूसरे एस्टेरॉयड पर ऐसी ही चीज़ें मिली थीं। मतलब अंतरिक्ष में जिंदगी का ये बीज हर जगह फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो साल 2014 में जापान ने अंतरिक्ष में अपना एक यान भेजा था। ये यान करीब 30 करोड़ किलोमीटर दूर उस एस्टेरॉयड तक गया। साल 2020 में ये वहाँ से सिर्फ 5 ग्राम धूल और छोटे पत्थर लेकर धरती पर सुरक्षित लौट आया। और इसमें वो सारे ज़रूरी तत्व मौजूद थे जिससे आगे चलकर जीवन पनप सकता है। जांच में ये भी पता चला कि इन पत्थरों के अंदर कुछ गैसों और इन तत्वों का एक बहुत ही अनोखा मेल है। वैज्ञानिकों ने पहले कभी ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देखा था। कुल मिलाकर अंतरिक्ष से आई इस एक चम्मच धूल ने दुनिया को बता दिया है कि जीवन कैसे शुरू हुआ। इसका जवाब इन एस्टेरॉयड पत्थरों में भी छिपा हुआ है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ यश प्रसाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।